बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो आवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त बड़े अहम गेस्ट हमारे मौजूद हैं। अनीक नाजी साहब और सीनियर तज्जियाकार भी हैं और हमने बड़ा खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ, वैसे भी हमारे साथ मौजूद होते हैं लेकिन हमने सोचा कि आज हम स्टार्ट में ही इंट्रो करवाएं क्योंकि अनीक साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। और कुछ मैचिंग होगी आपकी मेरे साथ ग्रीन ग्रीन। बड़ी बड़ी मेहरबानी। वैसे आप सबसे अच्छे तो ये लग रहे हैं सर, थैंक यू। मैं तो इसलिए बैठा हूँ कि वो इनको नजर ना लगे। बिल्कुल, मैं इनसे पूछ रही थी कि आपने वलीमे का सूट आज ही पहन लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। और ये जो है ना जी सीनियर तज्जिया निगार, ये असल में अब इसका एक रेवड़ है, जैसे वो बकरों भेड़ों का एक रेवड़ होता है ना, सीनियर तज्जिया निगारों का इतना बड़ा रेवड़ हो गया है कि मैं अब बार बार मेरा दिल करता है मैं एहतजाज करूं इस वो सीनियर को मुझे जूनियर तज्जियाकार कह दिया करें। I was like, कोई जूनियर भी तो हो ना, सारे ही सीनियर तो। अनीक साहब, कैसा लगता है वैसे मंडे मॉर्निंग सुबह सवेरे उठना? अच्छा, मैं मॉर्निंग पर्सन है आप? अर्ली राइजर हूं तो मेरे लिए हाँ, फिर तो बेहतरीन। मेरे लिए बहुत अच्छा मुझे लगता है आज आपको पता था कि मैंने ग्रीन पहना है? जी मुझे नहीं, मेरे हसीन इत्तेफाक हो गया, यही कह सकते हैं। लेकिन मैं आपसे माजरत भी करता हूँ कि आपने ग्रीन कलर पहना। मैं वो, चूंकि आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं उसमें, तो मैंने इसलिए पहना कि वो मुझे दोबारा से मैं यही कहूँगा कि नजर ना लगे। हम सबको नजर ना लगे। नहीं, मैं तो खैर इसलिए बैठा हूँ कि आपको नजर ना लगे। नहीं। अनीक साहब, आज हम लोगों ने ये वाले कपड़े इसलिए पहने कि आपको नजर ना लगे। आप भी माशाल्लाह, यू लुकिंग हैंडसम माशाल्लाह। और सर, हम लोग वैसे सियासी गुफ्तगू तो आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे पास इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, तो हम लोग रिवायत के मुताबिक अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, तो आपकी इजाजत से। तो सबसे पहले तो मईशत के लिए अच्छी खबर है जी, और वो अच्छी खबर ये है कि आलमी सरकारी एक इदारा है गोल्डमैन सैक्स, और उसकी जानिब से ये रिसर्च की गई, उसकी जानिब से एक तखमीना लगाया गया है नंबर्स का, और उनका ये बताना है कि जी 52 साल बाद यानी कि 2075 में पाकिस्तान 12.3 खरब डॉलर के साथ दुनिया की छठी बड़ी मईशत होगी। माय गॉड, अच्छी बात है, मुल्क की मईशत बेहतर होगी, मगर 52 साल बाद? जी बिल्कुल, और ये इसका मतलब है हम ना ही समझे। हम नहीं, अच्छे साल के होंगे, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए जी। इंशाल्लाह 80-90 अल्लाह सेहत वाली और लंबी जिंदगी अता करे सबको। हमारी नस्लें वैसे भरपूर एंजॉय करेंगे उस टाइम। एग्जैक्टली 2075 में मुश्किल ही है, जो पाकिस्तान में अभी डेथ रेट चल रहा है ना, उसमें बड़ा मुश्किल है कि हम जिंदा होंगे, लेकिन चले हमारा मुल्क तो बेहतर होगा, हमारी आने वाली नस्लों के लिए तो बेहतरी होगी। जी बिल्कुल, और इस एजेंसी की जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक चाइना नंबर 1 इकोनॉमी होगी जी, और सेकंड नंबर होगा इंडिया का, और तीसरा नंबर होगा अमेरिका का, और छठी बड़ी मईशत पाकिस्तान होने वाली है। तो पाकिस्तान के दिन, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो आपने मायूस बिल्कुल नहीं होना है। और एक और अच्छी खबर अपने व्यूअर्स के साथ हम शेयर करते हैं, शहर बानो। बिल्कुल जी, सऊदी अरेबिया में ज़ायरीन और जितने भी लोग वहाँ पर उम्रा करने जाते थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक ने ज़ायरीन को मज़ीद सहूलत देने का ऐलान किया है, और उनमें से एक सहूलत ये है कि मुसलमानों को मक्का और मदीना में निकाह पढ़ाने की सहूलत दी जाएगी। निजी फोटोग्राफर का बंदोबस्त भी किया जा सकता है। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा समेत दीगर दोनों जगहों पर जो है सियाहती प्रोग्राम का भी इनेकाद किया जा रहा है। का इनेकाद किया जा सकता है। आप किसी भी शहर में सऊदी अरब में घूम सकते हैं, निकाह वहाँ करवा सकते हैं। ऐसा होता था कि हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी मसाजिद जितनी भी हैं उनमें निकाह किए जाते थे, फिर फोटो सेशन होते थे, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन आना शुरू हो गए थे। तो अब पता नहीं क्या किस तरह से वो सारे मामला सेटल करेंगे। सिर्फ इस वजह से शहर बानो ना कि उस जगह की हुर्मत का, उसके तकद्दुस का ख्याल किया जाना चाहिए। हाँ। और अब मक्का मदीना में ये सहूलत दी गई है, तो ये यकीनन बहुत अच्छी सहूलत है। और कई कपल्स जो एक कपल्स टू बी हैं या जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी ख्वाहिश है कि हमारा वहाँ पर निकाह हो, तो इसमें बरकत और बढ़ जाती है, आपकी ज़िंदगी में और आसानियाँ होंगी और मज़ीद खुश रहेंगे। लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि वहाँ की जगह की एक हुर्मत है और उसका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर भी मसाजिद वगैरह में शूट्स होते थे, बाद में फिर वहाँ पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि वो एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। इससे ना सिर्फ टूरिज्म को फ़रोग मिलेगा, बल्कि ऑब्वियसली वही वाली बात है कि कई लोगों की ख्वाहिश है कि जी मक्का मदीना में जाकर हम निकाह करें, तो बड़ी अच्छी बात है। और अब एक हैरानकुन खबर अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे, और वो ये कि दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न में सदियों से गुमशुदा शहर को दरियाफ्त किया गया है। स्टीफन रोस्टन और दीगर माहिरीन ने लेज़र सेंसर टेक्नोलॉजी की मदद से इस खित्ते का नक्शा तैयार किया, और इस नक्शे से शहर बानो ये मालूम होता है कि 500 कबल मसीह यहाँ पर एक कबीला रह रहा था, और उन्होंने ना सिर्फ वहाँ पर सड़कें बना रखी थी, 33 फुट चौड़ी सड़कें वहाँ पर मौजूद हैं। और ये भी बताया जा रहा है कोहे इंडीज के दामन तक ये सड़कें जाती हैं। इन इमारात के गिर्द खेत और नहरों का निज़ाम भी मौजूद था, जबकि वहाँ की तवील तरीन सड़कें 33 फुट चौड़ी
और 6 से 12 मील लंबी थी। माहिरीन के ख्याल में वहाँ कम अज कम 10,000 अफराद मुकीम थे। हाँ जी, इससे पहले तो यही समझा जाता था कि अमेज़न के जंगलात में कोई रहता नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसी जो है दरियाफ्त नहीं हुई थी। बहुत से ट्राइब्स है जो अभी भी जंगलात में रहते हैं और अपनी लाइफ उसी तरह से गुजारते हैं लेकिन इस तरह से जिस तरह से ये मॉडर्न एक सामने आता है ना शहर कि जिन्होंने सड़कें बना रखी थी, 33 फुट चौड़ी सड़क वहाँ पर मौजूद थी, खेतों के लिए पानी का और हर पूरा चीज का खेती बाड़ी का निजाम निजाम उन्होंने बनाया हुआ था। तो 500 कबल मसीह यहाँ पर यूपोन ये ट्राइब का नाम बताया जा रहा है जो यहाँ पर रह रहा था और 300 से 600 सदी ईस्वी तक ये ट्राइब यहाँ मौजूद रहा है। तो अमेज़न से रिलेटेड ये अच्छी खबर आ रही है जी। और इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो अब ये है कि जी दिल की धड़कन और जो जिस्म का दर्जा हरारत है वो आपकी ईयरबड्स यानी कि वो जो हेडफोन्स आप लगाते हैं ना वो भी अब आपको बताएंगे कि आपके जिस्म का दर्जा हरारत इस वक्त क्या है, आपकी हार्ट बीट इस वक्त क्या है। ऑडियो आलात बनाने वाली मारूफ कंपनी है जी, जर्मन कंपनी है ये, और इस कंपनी की जानिब से ये नए ईयरबड्स मुतारिफ किए गए हैं। ये आप ईयरबड्स देख भी सकते हैं वैसे हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये सिर्फ आपके कानों में आवाज़ को बेहतर नहीं बनाएंगे बल्कि ये आपको बताएंगे कि आपका बॉडी टेम्परेचर इस वक्त कितना है, आपकी हार्ट बीट कहाँ जा रही है और जिस्म का दर्जा हरारत जो है। ये नहीं लग रही खबर, नॉर्मल सी बात है एग्जैक्टली। अब तो ये भी सिस्टम आ चुका हुआ है कि आप अपना हाथ रखें और उससे नहीं तो आपकी स्मार्ट वॉचेस जो हैं जब आप पहन के वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको एक एक चीज वैसे भी मॉनिटर हो रही होती है, पता चल जाता है। और अब तो कई जो एंड्रॉइड फोन्स हैं उसके अंदर भी ये वाली ऑप्शन है। एंड्रॉइड फोन में ये है अजीम कि अगर आप उस पर अपना थंब रखते हैं अपने राइट हैंड का तो आपको पता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है और इसके साथ साथ आपकी हार्ट बीट क्या चल रही है। लेकिन चूंकि अभी हम इतने उससे दोस्ती नहीं की हमने तो हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। हम जाते हैं डॉक्टर के पास या फिर जो आलात हमारे पास मौजूद है, डिजिटल जो टेम्परेचर चेक करने वाला है या डिजिटल हम देखते हैं कि हार्ट बीट चेक करने वाला, उसको बड़ा वक्त लगा एक्सेप्ट करने। वैसे शहर बानो ये ईयरबड्स ना पाकिस्तान में थोड़े ज्यादा इन हालात में मौजूद हैं और वो ये कि सियासी दर्जा हरारत हमारा जिस तरीके से ऊपर जाता है तो वैसे वैसे दिल की धड़कनें भी बिल्कुल ऊपर जाती हैं। तो सियासत की बात करते हैं जनाब। जी बिल्कुल। इंतखाबी अमल जो है वो तेजी से जारी है और 24 दिन बाकी हैं इंतखाबी अमल में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खिलाड़ियों से बल्ला वापस ले लिया गया है और तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान से माइनस हो गई है। पीटीआई के 800 उम्मीदवार आज़ाद हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात अलॉट करके उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें अवेजा कर दी गई हैं। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए एक और करारदाद सेनेट और सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई है। ये करारदाद फाटा के आज़ाद सेनेटर जो है हिलालुर रहमान की जानिब से कराई गई है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अनीक नाजी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। अनीक नाजी साहब, क्या चल रहा है सर इस वक्त? देखिए, ये जो तनकीद हो रही है बुनियादी तौर पे ये बिल्कुल ही आप यूँ कहिए कि समझ से बाहर है। ये तसव्वुर, ये कहना, ये भी एक वो कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है कि चीफ जस्टिस ने पीटीआई से बल्ला छीन लिया यानी छीन लिया गया पीटीआई से बल्ला। ये सब यानी बहकाने के लिए, धुंध फेंकने के लिए, चीज़ों को यानी वो करने के लिए, यानी उसको एक कंफ्यूज झूठ बुनियादी तौर पे इतना शोर मचाओ, इतना फसाद करो कि असल जो बात है वो पीछे छुप जाए। और यही हो रहा है। यानी बहुत से दोस्त, मैं हैरान हूँ कि वो भी इसका शिकार हो गए हैं। देखिए बात ये है कि ये हर बात को उसके पस मंज़र में रख के देखना पड़ता है। कोई भी बात अगर आप यहाँ से उठा लें, वहाँ से उठा लें और जोड़ दें, ये फाउल है, ये हमाकत है। अगर ये नादानी है, मतलब अगर आप कोई सोचे समझे बगैर कर रहे हैं तो नादानी है, सोच समझ के कर रहे हैं तो खबासत है। आप मेरी बात समझ? हर चीज को उसके पस मंजर में रख के देखना चाहिए। और ये पस मंजर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर तो आपने रिवायतों, आइन और यानी कवानीन को के पस मंजर में रख के देखें तो क्या हुआ है, फैक्ट्स देखें। राय बाद में आती है, फैक्ट्स क्या है। 2001 इलेक्शन कमीशन है, उसका काम है पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट कर। पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एक मंशूर बनाया, आइन बनाया, वर्किंग अपनी वो बना के डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन में सबमिट करवा दिया। 2021 से जिस वक्त ये 1 पेज का बड़ा शोर था जिसका ढोल बजा करता था, ये उस जमाने की बात है। पीटीआई की हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ने इनको खत लिखा, इनको बताया, इनसे राब्ता किया कि आपके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो उस पर एतराज आ गए। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानी, वो इलेक्शन नहीं, वो डिले में जाता गया मामला। तो वो एक अपनी जगह ये हकीकत के तौर पे ये मौजूद है, ये किसी की राय नहीं। अच्छा, उसके बाद इस बुनियाद पर जब इलेक्शन कमीशन ने इसको बुनियाद बनाकर एक फैसला लिया
ये उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए। उसके बाद एक वो तवील कहानी चली, इलेक्शन कमीशन भी कोर्ट के पास गया। अब इस वाक़े को देख लेते हैं क्या हुआ। यानी क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने साथी जजेस को मिलाकर कोई अज खुद नोटिस ले लिया था? अगर तो आप ये कहें कि उन्होंने अज खुद नोटिस ले लिया है, जिस तरह माजी में हर बात पे अज खुद नोटिस लिए गए, साकिब निसार से लेकर और आगे ऑनवर्ड्स उमर अता बंदयाल तक अज खुद नोटिस लिए जाते थे। सियासी मुकदमात में अज खुद नोटिस लेकर फैसले कर दिए जाते थे, जिनका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता था, उसका एक बेनिफिशरी होता था बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कि पीटीआई होती थी, और उसके लूजर्स होते थे जो एंटी पीटीआई होते थे। ये सब हमारे यहाँ साकिब निसार के ज़माने से तमाशा उमर अता बंदयाल तक चला है। सही। तो क्या काजी फाइज ईसा ने कोई अज खुद नोटिस ले लिया? जवाब है नहीं। तो उस अदालत में कौन गया? पीटीआई गई। जब अदालत में पीटीआई को जाने का हक है तो वो किसी के खिलाफ गई ना, किसी के फैसले के खिलाफ गई। जिसके फैसले के खिलाफ गई वो अदालत ना जाए, उसने भी अदालत जाना बिल्कुल। अच्छा, ये जिसको पेशावर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में ये गए और इन्होंने जाके यानी रिक्वेस्ट की या इस्तदा की कि तरजीही बुनियादों पर हमारी बात को सुना जाए। तो क्या तरजीही बुनियादों पर नहीं सुना गया? क्या जितना लाड प्यार से यानी इनके साथ हो रहा है साकिब निसार के दौर से, क्या ये लाड प्यार की सहूलत मुझे हासिल है? मैं भी जाके कहता हूं कि मेरे भी कुछ केसेस हैं, जरा तरजीही बुनियादों पे लगा दें, लगते हैं। तो अच्छा, सब पीटीआई के अपनों ने ही पीटीआई को धोखा दिया, वो हो गया। उसके बाद जब ये लाइव ट्रांसमिशन का इंतजाम किया गया, जो बहुत अच्छा किया, देखें लाइव ट्रांसमिशन का इंतजाम, ये क्रेडिट जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा को जाता है, और ये काम वो करता है जो बंदा सच्चाई मजबूत बुनियादों पे खड़ा होता है, जो लाइव को ये बुज़दिल आदमी का काम नहीं। बुज़दिल आदमी छुपाता है। तो इस फैसले को नाजिर साहब ये मिला रहे हैं मौलवी तमीजुद्दीन के फैसले से। वो बिल्कुल ही एक और यानी पस मंजर था। अब ये देखे ना कि ये ला इल्मी का, अब मैं दोबारा से कहूंगा कि अगर तो ला इल्मी से ये मिसालें दी जाती हैं तो ये नादानी है। अगर जानते बूझते हुए ये है इन दोनों फैसलों, कोई दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। वो असेंबली तोड़ने के खिलाफ, यानी वो एक हुकूमत के जाने के बाद तोड़ने के खिलाफ एक मुकदमा लेकर गया था। यहाँ कौन सी असेंबली हुकूमत टूट गई है? ये तो इंतखाबी निशान का मामला है, बात ही और है। जो आज खुद नोटिस नहीं था, लाइव ट्रांसमिशन हुई है। पहली बात तो ये कि फैक्ट आपका मुकदमा ही कमजोर है, क्योंकि आपने ये नहीं किया था। आपको ये कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो आपने नहीं करवाए उस तरह। मतलब उसके बाद जब ये बहस हो रही है तो पूरी कौम देख रही है कि वो जो मेंबर पार्टी का स्ट्रक्चर जो जिनका इंतखाब हुआ है, उन्होंने जो फीस दी है वो इनके वकील ने बताया कि उसकी रसीद तक नहीं है, कैश पैसे लिए गए। यानी आपने मेंबरशिप की एक फीस, वो जो जमा कराना है इलेक्शन लड़ने से पहले, वो कोई रसीद नहीं है उसकी, कैश में किया हुआ है। जो एलिगेशंस लगाए गए वो हमने देखा कि जब जज ने पूछा वकील से कि इसका सबूत क्या है, तो वकील ने कहा कि सोशल मीडिया देखिए, एडमिसिबल, यानी और वो भी क्या है कि मौजूद नहीं है मेरे पास, आप देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए। अगर इस तरह की बात यानी अदालत में की जाए तो जज अगर चाहे तो वो इस पे बकायदा जुर्माना कर सकता है वकील को, उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है कि आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी नहीं करके आए। तो दो बातें हुई, एक तो ये कि इनका मुकदमा बहुत कमज़ोर था, यानी ये कि इन्होंने ये उसके मुताबिक चले ही नहीं थे, अपने ही पार्टी के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक ये नहीं चले हुए थे, तो वहाँ पे कमज़ोर था। दूसरी बात, जो वकला की टीम वहाँ पेश हुई है वो बगैर किसी तैयारी के थी, और वो बार बार एक्सपोज हुए हैं, उसके बाद जो फैसला आया, इसके अलावा क्या आता? अच्छा, अब ये तो हो गया, एक मैंने आपको पस मंजर बताया है जो इसका यानी 2 और 2 4 वाली बात है, ठीक है, कि ये फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे। दूसरी चीज जो इतराज किया जा रहा है वो ये है कि यानी अब क्या करते हैं, यानी चीफ जस्टिस मुझे आप बता दें कि दूसरा वो यानी क्या करते हैं, यानी दूसरा तरीका क्या उनके मनसब का तकाजा ये है कि वो मुल्क में सियासी मैदान अगर वो नाहमवार लग रहा है तो उसको हमवार करने में अपना किरदार अदा करें? क्या ये उनके मनसब का तकाजा है? क्या ये उनका काम है कि वो सियासी मैदान को बैलेंस करते रहें? हम जहां खड़े हुए हैं, अदलिया का वकार जहां खड़ा हुआ है, ये सियासी मैदान को हमवार करने की जो एक संगीन आप कहिए गलती है, ये उसकी वजह से हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो नाजी साहब, नजर-ए-सानी अच्छा, अब वो क्या करते हैं? कोई चांस नहीं, नजर-ए-सानी मुझे ये, अब तो खैर वक्त ही नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताइए ना कि इसके अलावा दूसरा वो क्या करते हैं? यानी ये तमाम जो बेकायदगियां हुई हैं, जो कमजोर मुकदमा लड़ा गया है,
जो वकला ने अपने मुकदमे का सुप्रीम कोर्ट में पूरी कौम के सामने तमाशा बनाया है, तो ये उन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता और नजरअंदाज करने के बाद वो सहूलतकार बनते और सहूलतकार बन के ये कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें पहले की तरह लाड प्यार की वो हासिल है, ले लो बल्ला जाओ। यानी पीटीआई के वकला ने ही ये सारा इसको नहीं जी, डुबोया है। पहली बात तो इनका मुकदमा है ही कुछ नहीं। अभी देखे ना, मिसाल के तौर पे अब इंतकामी कार्रवाई क्या होती, मैंने उसकी पहली मिसाल दी है कि अगर तो ये अज खुद नोटिस लिया जाता और खुद अदालत इसमें कूदी होती तो ये एक आप कह सकते हैं कि जी इनका क्या काम था कि इसमें आते, सही। चलो एक एतराज होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि साबिक चीफ जस्टिस जो है साकिब निसार, उनके बेटे के हवाले से ये इल्जामात कि वो टिकट्स बेचते रहे, सही। उन्होंने टिकट बेची है, हलकों की टिकटें बेची हैं पैसे पकड़ के। अगर उस इशू को चीफ जस्टिस उठाते और इसमें शामिल करते तो फिर भी आप कह सकते थे कि देखिए दो तीन चीजों को इन्होंने अब मिक्स कर दिया। नाजी साहब अभी वो भी नहीं हुआ। अब तो सर इंतखाबात होने जा रहे हैं और पीटीआई एक बड़ी जमात है जिनके इंतखाबी निशान अब नहीं रहा, तो 800 उम्मीदवार तकरीबन उनके अब हो गए आज़ाद उम्मीदवार, तो क्या सियासी मंजरनामा देखते हैं आप? इस तरह के जो गिरोह होते हैं जज्बात पे खड़े हुए, होश को फरामोश किए हुए, मुतशद्दिद गिरोह जज्बाती, ये आम तौर पे एक दूसरे पर हमलावर होते हैं। अभी तक तो इनके सामने एक टारगेट था, वो अब चला गया, तो अब ये तारीख ये बताती है कि अब आगे आप इलेक्शंस में देखेंगे कि मुख्तलिफ हलकों में ये हर आदमी कहेगा कि पीटीआई का उम्मीदवार दरअसल वो है, दूसरा कहेगा वो है, तीसरा कहेगा वो है, चौथा कहेगा तो वो है। नाजी साहब अब और ये आवाम को आपस कैसे में पता एक चलेगा कि इनको कौन कौन से निशाना जी, वो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना एक इंतजाम किया है। जी जी, पोर्टल बनाया उन्होंने। नुकसान तो होगा जी। मतलब वोटिंग में अगर कोई देना चाहे, जो सादा लोग हैं उनको तो नहीं पता ना कि क्या निशान है। नहीं जी, इनका सपोर्ट बेस जो है वो सोशल मीडिया, चूंकि इनकी पावर है तो इनका काम है कि ये पहुंचाए। ये तो मैंने आपको कवायद के पस मंजर में एक हकीकत बयान कर दी है, अब मैं आपको जरा कवायद से निकल के भी बयान कर देता हूँ। ठीक है। जब आप बगावत करते हैं, हमारी कोई हिस्ट्री आइन की हुक्मरानी से कोई बहुत आइडियल नहीं है जी। अगर आप बगावत करते हैं जो कि इन्होंने की है, नाकाम बगावत, जी। उसके बाद आप उन्हीं लोगों से तवक्को कर रहे हैं कि वो आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके आपकी गलतियों पर पर्दा डालें जिनके खिलाफ आपने बगावत की, वो मौजूदा चीफ जस्टिस हो या वो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन्होंने बगावत की कोशिश की है जिसमें ये नाकाम हो चुके हैं। अब ये किस, यानी मुझे मेरी समझ से बाहर है कि ये उन्हीं लोगों से आउट ऑफ द वे रिलीफ मांग रहे हैं। ये कहां हुआ है मेरे भाई? ये लाड प्यार से पले हुए लोग जिनके लिए अदलिया आउट ऑफ द वे जाके इनको सहूलत मुहैया करती रही है, ये वही सहूलत दोबारा मांगते हैं, लेकिन जब इनको वो नहीं मिलती तो ये शोर मचा देते हैं। नाजी साहब, पीटीआई लीडर्स के बयानात भी हैं, उन्होंने बोला कि हम 9 मई में हमने कभी शामिल नहीं थे, ना हमने कभी कोई ऐसे ऑर्डर्स दिए। देखिए, अब नाकाम बगावत के बाद तो यही कहेंगे ना, अगर वो बगावत खुदा ना खास्ता जो ये चाह रहे थे अगर वो हो जाता, पहली बात तो फिर बचता ही कुछ ना ये बचते ना कोई और बचता। लेकिन इनके वीडियो गेम वाले जो तस्वुरात हैं और फिल्मों वाले, उसके मुताबिक अगर ये इख्तिदार पे काबू कर लेते बगावत करके, तो आप इनसे तवक्को करते हैं इन्होंने किसी को छोड़ना था, इन्होंने रास्तों में लोगों को टांगना था। तो मैंने आपको ये हकायक के पस मंजर में देखिए इस फैसले को जो आया, उसके बाद आप जरा दूसरे वाले हकायक की तरफ आ जाइए तो उस तारीख के उसमें देख लें इन्होंने किया हुआ क्या है। इसलिए इनको अब ये जान लेना चाहिए कि जब आप नाकाम बगावत करते हैं तो अब ये कहीं से भी किसी भी तरीके से, वो आपने लूडो के पीछे खेल होता सांप सीढ़ी का, जी जी, ये कितनी भी कोशिश करके ऊपर जाएंगे तो 99 पे एक सांप बैठा हुआ है, वो इनको नीचे फेंक देगा। इनके लिए क्रॉस है सिचुएशन में, अब क्रॉस है, अब क्रॉस है। अब इसका मतलब ये है कि रिवायती सियासी जमातों से जो एक तंग आया पड़ा तबका है, जी जी, उसको ये चाहिए कि वो अब एक नया प्लेटफॉर्म बनाए, और अगर वो, और ये तारीख का तकाजा भी है, हालात का जबर भी है कि वो बनेगा। एक नई जमात बन सकती है नई लीडरशिप के साथ जो रवायती सियासी जमातों से तंग आया हुआ तबका है, लेकिन वो तो इस इलेक्शन के लेकिन वो पीटीआई अब नहीं होगी, वो कोई और हो, ये खत्म हो गया है मामला। इस बात आईपीपी भी तो बनी है नाजी साहब। इस बात को कुछ लोग तस्लीम करने में डिनाइल में रहते हैं लोग, इस बात को तस्लीम करने में कुछ लोग जो जिनका तारीख का थोड़ा सा भी फहम है वो समझ चुके हैं, कुछ 1 साल बाद मानेंगे, कुछ 5 साल बाद मानेंगे, कुछ 10 साल बाद मानेंगे, अपना वक्त जाया करें। ये वाला चैप्टर क्लोज हो गया। नाजी साहब, वक्त बड़ा कम रह गया है। अभी जैसे कि अजीम ने कहा कि आईपीपीबी तो तकरीबन पीटीआई के लोग, नहीं जी नहीं, आईपीपी सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो एक प्रिविलेज्ड क्लास का, वो तो बिगड़े हुए नवाब हैं और वो जिनकी ख्वाहिशात होती हैं उनका वो एक मजमुआ है, जत्था है उन लोगों का। ऐसे लोग कभी भी
यानी इनका आवाम से ना कभी कोई ताल्लुक था, ना है, ना कभी होगा। अब इस सारी सिचुएशन में कहा जा रहा है कि नून लीग को इससे बड़ा फायदा होगा, कैसे देख रहे हैं आप फायदा? वो ऑब्वियस बेनिफिशियरी है, जाहिर है ऑब्वियस। जितने भी मुखालिफ पीटीआई के उनका मौलाना फजलुर रहमान को भी फायदा होगा, इसका पीपल्स पार्टी को भी फायदा होगा, उनको वोट पंजाब में जाहिर है कि नून लीग का उनको फायदा होगा। नाजी साहब, वन लाइनर एक आंसर के इंतखाबी मुहिम शुरू कर रही हैं आज से मरीम नवाज साहिबा, क्या मंशूर नून लीग का होने जा रहा है? मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुद ही इस बात को बड़ी दफा बयान कर दिया हुआ है कि एक तो मंशूर वो है जो मतलब उनका मंशूर वो रिवायती मंशूर जो सामने आता है, लेकिन जिसे पढ़ता भी कोई नहीं है खैर, लेकिन एक है जो ठोस आपको मंशूर नजर आता है। सही। और वो मेरा ख्याल है कि वो 21 अक्टूबर की तकरीब में ही मियां साहब बता चुके हैं कि हमारा जो मंशूर है या बयानिया है वो अगर किसी ने पूछना है तो लाहौर मेट्रो बस से पूछे, मोटरवे से पूछे, चांदी के पहाड़ों से पूछे, इंफ्रास्ट्रक्चर से पूछे, एयरपोर्ट से पूछे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, तरक्की, मईशत, तिजारत, ट्रेड, अमन, दोस्ती, इज्जत, ये है उनकी सारी की सारी परफॉर्मेंस जिस पर जाहिर है कि उनका मंशूर। बहुत शुक्रिया नाजिर साहब, आज आपने हमें वक्त दिया और इतनी ज़बरदस्त डिस्कशन की। उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मईशत की। तो हमने स्टार्ट में भी बताया था कि 2075 तक तो मामला ख़राब ही लग रहे हैं। 2075 के बाद जाके मईशत में बेहतरी आएगी। तो मुल्क में हफ्तावार महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है। सख्त सर्दी में मुर्गियाँ सोने के अंडे दे रही हैं। जी बिल्कुल, चिकन महंगा हो गया, प्याज, टमाटर, दालें, गोश्त, चावल, गुड़ समेत खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं। इस वक्त ओवरऑल क्या सिचुएशन है? मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। मोहम्मद लुकमान हमें बताएंगे जी कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी लुकमान, बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर में भी तकरीबन वही कैफियत है जो कि पूरे मुल्क की है। 44% जो अफरात ज़र की शरह पहुंची है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस वक्त जो है वो फूड आइटम्स का है। और जो अशाए खुरोनोश है उनकी कीमतें जितनी बड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा है। मैं इस वक्त पोल्ट्री मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे चिकन एक महीना पहले 470 रुपये किलो था सरकारी रेट, इसका रेट जो है 638 रुपये फी किलो है। अंडा जो कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, 300 के करीब होवर कर रहा था, अब वो 402 रुपये सरकारी रेट है अंडे का। अगर आप इसी देसी अंडे की बात करें तो देसी अंडा जो है 700 रुपये दर्जन है। और इसी तरह गोश्त जो है, दीगर जो बीफ है, मटन है, वहाँ पे उसकी भी यही कैफियत है कि सबसे बड़ा जो मसला वो ये है कि सरकारी और जो मार्केट रेट में बड़े फर्क है। खासतौर पे अब चिकन की बात करें तो 400 जी बिल्कुल 402 रेट अगर सरकारी मिल रहा है लुकमान, तो फिर आम मार्केट में क्या रेट मिल रहा है अंडे का? अंडा जो इसका जो सही वाला अंडा है, जो कि अगर कोई कंपनियां मार्केट कर रही है वो तो 450 से ऊपर है, लेकिन अदरवाइज भी 425 से नीचे नहीं मिल रहा है। और अगर एक अंडा लेने चले जाएंगे अगर आप तो 40 रुपए का मिल रहा है। और इसी तरह के देसी अंडा देखें तो वो 60 रुपए से महंगा मिलता है, क्योंकि देसी अंडे की जो कीमत है वो 700 रुपए दर्जन हो चुकी है। 700 750 रुपए दर्जन इसका तो होलसेल में बिक रहा है। तो जब वो मार्केट में जाएगा यकीनन वो उसकी कीमत ज्यादा होगी। और खासतौर पर जब से 5 रुपए का सिक्का खत्म हो गया तो वो बिल्कुल राउंड कर देते हैं। 10 रुपए वाली लाहौर में महंगाई बढ़ती जा रही है। लुकमान, बहुत शुक्रिया आपका। और अशाए खुरोनोश की जो कीमत बातें कर रही हैं, इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे अवैस मुगल मौजूद हैं, उनसे शहर बानो इस्लामाबाद की सूरत हाल जानते हैं। बिल्कुल अवैस, बताइएगा वहाँ पे क्या निरखों की सूरत हाल है? गोश्त कितने पैसों में मिल रहा है? अंडे जो हैं वो कैसे मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है वो मुल्क भर की तरह मुख्तलिफ नहीं है। इस्लामाबाद में भी जो महंगाई की शरह है वो ओवरऑल 44.1% तक जा पहुँची है। और जो अशिया खुरोनोश की कीमतें हैं वो भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं आपको चीज़ों के निर्ख से आगाह करूं तो अंडे जो हैं वो 420 रुपये फी दर्जन यहाँ किए जा रहे हैं, जबकि मुर्गी का गोश्त 700 रुपये में यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो मटन है वो 2000 रुपये फ़ी किलो और बीफ 1000 रुपये यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा अगर दीगर चीज़ों की बात करें तो जो दालें हैं वो भी दाल चना जो है वो नहीं, ये प्राइवेट निर्ख हैं जो कि लोकल मार्केट्स में है। ऑब्वियसली सी बात है कि जो सरकारी निर्ख हैं वो 10 से 15 रुपये जो है वो कम है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर दुकान जो है वो अपने मनमाने रेट्स पर यहाँ पर चीज़ें फ़रोख्त कर रही है। और जो फ्रूट है उसकी कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। टमाटर 150 रुपये
आलू 350 रुपये में 5 किलो और जो प्याज है वो 1000 रुपये में 5 किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसके अलावा जो दालें हैं वो भी जो 300 रुपये से लेकर 550 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही हैं। और शहरियों का यही कहना है कि आमदनी जो है वो कम है, लेकिन जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और महंगाई कम होने का नाम नहीं रही। शदीद और इसके अलावा समझ नहीं आ रही क्या खाएं, दाल खाएं, आलू खाएं, प्याज खाएं। अब तो प्याज ही बहुत है, अंडे और गोश्त तो वैसे ही पौन से बाहर हैं। तो पेशावर की जाने बढ़ते हैं। काशिफ अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा पेशावर में इस वक्त क्या सूरत हाल है महंगाई के हवाले से? बिल्कुल, हम लोग काशिफ से भी बात करेंगे शहर बानो, लेकिन जो इस वक्त बात गौर करने वाली है वो ये है कि जो सरकारी निर्ख हैं और जो मार्केट में प्राइवेटली जो रेट्स हैं उनमें वाज़े फ़र्क है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं उनको बाकायदा तौर पर रेगुलेट नहीं किया जा रहा। इन्फ्लेशन में तो इजाफा होता जा रहा है, लेकिन बात यह है कि जब जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं इनके निर्ख हम सुनते हैं कि जी कम किए जा रहे हैं, तो फिर जो रिलीफ है वो निचली सतह तक क्यों नहीं मिलता है? ये एक बड़ा सवाल है। हम गरीब जो हमारा तबका है उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। अगर हम मुतवस्सित तबके की बात करते हैं, वो खाना खाने से परेशान है, क्या खाएं क्या लाएं। लाहौर और इस्लामाबाद की तो सूरत हाल जान ली है, पेशावर में भी देख लेते हैं जरा कि इस वक्त अवाम किस तरह की शिकायत कर रहे हैं। तो काशिफ अजीज वहाँ पर मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद और लाहौर की तरह पेशावर में भी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर मैं पेशावर की बात करूँ तो आटे की 20 किलो तेले की कीमत में रवा साल 700 रुपये इजाफा हुआ है। पिछले जनवरी में पेशावर में 20 किलो तेले की कीमत 2300 रुपये थी, आज कीमत 3000 रुपये से तजावज़ कर गई है। दालों की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस वक्त पेशावर में दाल माश की फ़ी किलो कीमत 550 रुपये है। गुज़िश्ता जनवरी में दाल माश की फ़ी किलो कीमत थी 280 रुपये। इसी तरह लोबिया की कीमत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और अब पेशावर में लोबिया की फ़ी किलो कीमत 480 रुपये हो गई है। इसके साथ पेशावर के जो करीबी अजला है वहाँ पर गुड़ बनती हैं, लेकिन अब पेशावर में भी गुड़ की कीमत काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इस वक्त पेशावर में काशिफ, अंडों के और गोश्त के बारे में बताइएगा। अंडे किस निर्ख पर मिल रहे हैं, गोश्त किस निर्ख पर मिल रहे हैं? बिल्कुल, अंडों और मुर्गी की कीमत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस वक्त पेशावर के दुकानों में एक अंडे की कीमत 45 रुपये गई है। अगर हम मुर्गी की बात करें तो पेशावर में जिंदा ब्रायलर मुर्गी जो है वो फ़रोख्त की जाती है जिंदा, तो उसकी फ़ी किलो कीमत जो है वो 450 रुपये तक पहुंच गई है, जो आज से 10 दिन पहले 380 रुपये थी। यानी 10 दिनों में 70 रुपये मज़ीद उसमें इजाफा हुआ है, जिससे शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और पेशावर में मुर्गी की पैदावार जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ज़्यादातर मुर्गी जो है वो पंजाब से मंगवाई जाती है। तो जितने भी डीलर हैं उनका कहना है कि खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता है, किराया भी आता है, तो इसलिए पेशावर में महंगाई बढ़ती जा रही है। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसीलात से आगाह किया है। 45 रुपीज़ के कभी सोचा था अजीम? मैं तो समझती हूँ कि मतलब ये अभी तक की सबसे महंगी चीज, और सर्दियों में सबसे ज्यादा अंडे कंज्यूम किए जाते हैं सर्दी से बचने के लिए, और वही बच्चों को भी अंडे खिलाए जाते हैं। एक नॉर्मल फैमिली जो है वो अपना ब्रेकफास्ट अंडों से ही करती है। और अगर वो उस घर में 4 लोग हैं तो आप अंदाजा लगा लें 45 रुपए का सिर्फ अंडा खाएंगे। सही बात है शहरबानो। और जो नंबर्स इस वक्त हमारे सामने एनुअली अगर हम बात करते हैं तो 44% से ज्यादा जो महंगाई में बढ़ती है हमें नजर आ रही है। तो बहरहाल यहाँ पर हम ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि मुल्क में किस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हम आपको महंगाई से निपटना कैसे है उसका सोल्यूशन भी बताएंगे, यानी कि पैसे कैसे कमाने हैं ये भी आपको बताएंगे। और पैसे कमाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है ये बताएंगी आपको रुबीना यूसुफ। आज मैं इस पेड़ के नीचे हूँ जहाँ पर मामा कहती थी कि दरख्तों को पैसे नहीं लगते। तो उनकी बात मुझे आज समझ आई है कि वाकई पैसे कमाना इतने आसान नहीं होते। जब हम बचपन में थे तो मैं ख्वाहिश करती थी मुझे वो चाहिए, तो मामा कहती थी पैसे दरख्तों को नहीं लगे हुए। तो जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई तो मुझे समझ आया कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है।
बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। और जैसे कि रुपया पैसा इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और ये कमाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। लोगों की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ऑनलाइन बिजनेस है, फिजिकल शॉप्स हैं। तो आज हम लोगों से जानते हैं कि रुपया पैसा कमाने का आसान तरीका क्या है। तो आइए हम जानते हैं। रुपया पैसा कमाने का कोई एक आसान तरीका बताएंगी? आसान तरीका Yes. तो कोई भी नहीं है, सारे तरीके ही मुश्किल है। हाँ, चाय का ठेला लगा लें, समोसे पकौड़े तो आसान तरीका सबसे ज़्यादा। और इसके अलावा टीचिंग हो सकती है आप, और बिजनेस स्टार्टअप कर ले अगर आइडिया अच्छा है तो। ऑनलाइन आपके पास लोगों ने वो प्लेटफॉर्म रख दिए हैं कि आप यकीन करें कि आप के लिए सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। ऑनलाइन का मतलब है कि अब अमेज़ोन बहुत ज़्यादा इन हो चुका है। अब हम वीडियोस कई लोगों के ऐसे देखते हैं, वो मेथड सिखा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर स्कैम भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, एक पठान था, ठीक है, वो शूज़ सेल करता था, वो लॉट से शूज़ मंगवाते थे। आप यकीन करें कि मैंने वो शूज़ ऑनलाइन फेसबुक पेज पे लगाए और 4 मैंने बेच दिए। ओह वाओ। पैसा कमाने का आसान तरीका है डिजिटल मार्केटिंग। आजकल दौर बहुत जदीद हो गया है, तो इंसान घर बैठे ऑनलाइन और डिजिटलाइज करके सब कुछ अर्न कर सकता है। मेहनत करें, आसान तरीका तो यही है। पैसा कमाने का सबसे बड़ा तरीका आप ऑनलाइन कमा सकते हैं। फाइवर वगैरह जैसी ऐप्स वगैरह से आप कमा सकते हैं इजीली। उसके अलावा काफ़ी तरीके हैं, आप OLX पे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग है ये। आसान तरीका तो यही है ऑनलाइन बिजनेस, वो तो आप घर बैठ के काम करके कमा सकते हैं। अगर पैसा कमाने का आसान तरीका मुझे पता होता तो मैं खुद अमीर ना होती। आजकल के दौर में मतलब बहुत महंगाई है, इंसान अपना चाय का दुकान खोल दे, होटल खोल दे, इस तरह बस ये आसान और हलाल तरीका है। वो अपना कारोबार करना है तो पहले स्टार्ट करना है, वो मोबाइल का शॉप है आजकल और कपड़े का शॉप है। एक ही शॉर्टकट है जो अभी आप कैमरा और यूट्यूब। सोशल मीडिया भी आसान तरीका है, उसमें यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक वगैरह, इसमें वीडियो अपलोड करके या अमेज़ोन पे ऐड वगैरह डाल के उनमें अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। सैलून वाली है जो उनसे वो अच्छे पैसे कमा लेती हैं। काम करें, मेहनत करें, चाहे मांग ही लें, वो भी काम है ना। डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, कंटेंट राइटिंग सीख लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लें, SEO सीख लें, कंटेंट राइटिंग सीख लें, आप पैसे कमा सकते हैं। आपको सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा कि पैसे कमाने का आसान तरीका क्या है। तो हमें लोगों ने बड़े खूबसूरत जवाब दिए हैं। कोई कहता है ऑनलाइन मार्केटिंग, कोई डिजिटल मार्केटिंग कहता है, कोई फिजिकल शॉप, चाय का ढाबा, फ्रेंच फ्राइज। तो क्यों ना मैं भी आपको अपनी टेक्निक्स बताए देती हूँ कि जो लड़कियाँ हैं घर पर बैठी हैं हाउसवाइफ, उनके लिए जो सैलून है इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सैलून बनाएं, मेकअप स्टूडियो स्टार्ट करें, मैनी पेडी स्टार्ट करें, कोई हेल्पर रखें। और अगर आपके घर पर कोई बहुत ज़्यादा स्पेस है तो आप दुपट्टा रंगने वाला काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो जी, कम वक्त में ज़्यादा पैसे कैसे कमाने, रुबीना ने मुख्तलिफ आइडियाज़ तो हमारे साथ शेयर किए हैं। तो शेर बानो, आपको क्या लगता है क्या कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? पैसे कमाना आसान कोई नहीं है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको बड़ी लगन चाहिए होती है। हत्ता कि लोग ये समझते हैं कि हमारी जॉब बहुत आसान है, लेकिन हमारी जॉब भी बहुत मुश्किल है। तो पैसा कमाना आसान काम नहीं है, ये दिमाग से निकाल दें, लेकिन मेहनत करें, मेहनत तो करें पैसा जी। हासिल हो सकता है। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बिल्कुल। वेलकम बैक जी। अब हमारा फेवरेट सेगमेंट मेरा ख़ास तौर पे आज जो है वो सामने आ चुका है। वो है कि आपकी सेहत का तो ख्याल रखा जाता है, लेकिन खूबसूरत नज़र आना किसे अच्छा नहीं लगता। हर कोई चाहता है ऊपर कोशिश नज़र आए, उसका रंग गोरा हो, मुख्तलिफ तरीके से लोग उसकी तारीफ़ करें। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ हम देखते हैं कि तमाम तरीके जो हैं वो रंग गोरा करने के या फिर अपने आप को ग्लो करने के वो चेंज हो रहे हैं। पहले ज़माने में रंग गोरा करने के लिए लोग घरेलू टोटके इस्तेमाल करते थे, इसके बाद जो है ब्यूटी क्रीमों का दौर आ गया और अब हम ये मामला बढ़ता जा रहा है। वाइटनिंग ड्रिप्स और इंजेक्शंस तक बात पहुंच चुकी है। कुछ अर्सा पहले ये रुझान था कि शोबिज़ इंडस्ट्रीज़ और सेलिब्रिटीज़ जो थी सिर्फ वो ये करवाते थे, लेकिन अब तो हर शख्स जो है वो ये करवा रहा है और हम देखते भी हैं और करवा सकता भी है।
तो तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अरीज खालिद। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, पहले सवाल से पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं अपने व्यूवर्स के लिए कि सेगमेंट के दौरान आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर अरीज, सबसे पहले ये कि जो स्टीरियोटाइप है गोरापन, इसे खूबसूरती के साथ कनेक्ट किया गया है, इससे जान कैसे छुड़वानी है? हम लोग गोरा होना चाहते हैं, गोरे टैन होना चाहते हैं, देखिए या खूबसूरत गोरा होना ही है? हाँ, देखिए उसमें हर बंदे का पर्सनल क्राइटेरिया है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते। देखिए एक चीज़ ऐसी है जिससे आप कहते हैं कि फितरतन इंसान जब वो पैदा होता है तो उसकी उसमें शामिल होती है, और वो अनफॉर्चुनेटली ये है कि वो मुतमईन उससे नहीं होता जो उसके पास होता है। देखिए एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। तो वही आप जिस तरह आपने बात की कि अगर गोरे हैं तो वो टैन हो रहे हैं ना, देखिए तो हम बेचारे खाली पाकिस्तानी अवाम को हम उठा के ब्लेम कर देते हैं कि जी वो गोरे होना चाह रहे हैं, और ये ना आज की बात भी नहीं है, ये सदियों से चल रहा है। अगर आप हिस्ट्रीज में जाएं तो मतलब आप इजिप्शियंस की हिस्ट्री में चले जाएं तो वो क्या क्या नहीं करते थी, ठीक है। आप मलका विक्टोरिया पे चले जाएं, मतलब इवन मर्करी की इंटॉक्सिसिटीज उस वक्त से रिपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। मतलब उनकी अगर उनमें से एक जो मलका है उनकी डेथ की वजह मरकरी रही है। अच्छा, ये इशू जो है वो कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरी दुनिया के मसाइल है, पूरी दुनिया का मसला है। देखिए खासतौर पे अब हाँ ये एक जरूर ऐड हो गया कि पहले सिर्फ खवातीन जरा कॉन्शियस थी, अब मर्द भी शामिल हो गए इक्वली। मतलब अगर हमारे पास आती थी पहले खवातीन, तो अब ये कि यंग बच्चों में भी इस चीज़ की अवेयरनेस है कि हमें भी ये चीज़ चाहिए, तो ये थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि फर्क आया है। तो करीमे लगाकर जो रंग गोरा किया जाता है इंस्टेंट, ये कितना खतरनाक है स्किन के लिए। उसके साथ साथ आप जो इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, वाइटनिंग ड्रिप्स हैं, ये लगवानी चाहिए, क्या ये सेहत के लिए ठीक है? हम पहले आते हैं कि जो ये मिक्स क्रीम्स है। अच्छा, एक पहली बात ये है कि मिक्स क्रीम्स भी बदनाम है और वो सही बदनाम है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी क्रीम्स जो बगैर मिक्स हुए हुए आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, और वो ये क्लेम करती हैं कि जी आपको इतने स्पेसिफिक टाइम में, अगर कोई क्रीम आपको ये क्लेम कर रही है कि वो आपको लेस देन 15 डेज में गोरा कर देगी, तो ये समझ जाएं कि दैट इज अ रेड फ्लैग। अच्छा, अब उसके साथ चीज़ें एसोसिएटेड क्या हैं, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट रिसर्च है, और स्टीरॉयड के बारे में एवरीबडी नोज कि वो कैंसर कॉज करता है, वो तो है ही है। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त अभी सामने आ रही है कि इन क्रीम्स की वजह से जो ख़वातीन में, अगर आप ये देखें कि अक्सर डॉक्टर्स के पास आके ख़वातीन बहुत, या इवन जनरली आपस में बैठ के क्लेम कर रही होती हैं कि जी हमारा हर वक्त जिस्म दुख रहा होता है, हमारे सर में दर्द हो रही होती है, हमारे पट्ठों में दर्द हो रही होती है, या जी हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। अच्छा, ये सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपको 3 महीने से ऊपर हो चुके हुए हैं लगाते हुए कॉन्टिन्यूसली, इनमें से बॉडी एक अगर आपको हो रही है और आप कहते हैं कि मुझे ये उसकी वजह से है, जो उसकी वजह से। डॉक्टर साहब, हमारे कॉलर एक हमारे साथ मौजूद हैं जी, मुजाहिद साहब हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं सर ठीक है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, वी आर गुड। कहिए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल डियर ये है कि गर्मियों में जो मेरा रंग है ना वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, अच्छा, ठीक है, और सर्दियों में जो है ना वो सफेद हो जाता है, और मेरी वाइफ के साथ ये होता है कि गर्मियों में ब्लैक हो जाता है, सॉरी वाइट हो जाता है, और सर्दियों में अब जो है उसका जो है वो मतलब कि थोड़ा सा ब्लैक होना शुरू हो जाता है। मुजाहिद, आप धूप में फिरते हैं? नहीं, काम तो ऐसा नहीं है वैसे मेरा। सन ब्लॉक लगाते हैं? लेकिन गर्मी जो है वो ज्यादा लगती है, मुझे बहुत ज्यादा लगती है। चलिए मुजाहिद, हम लोग डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि आपके मसले का हल क्या है। डॉक्टर साहिबा, दोनों मियाँ बीवी का जो है रिवर्स मामला है, एक जो है वो गर्मियों में गोरे हो जाते हैं, सर्दियों में काले, और एक गर्मियों में काले, सर्दियों में गोरे। अच्छा, उसमें देखिए 2-3 वजह शामिल इसमें होती हैं। एक तो ये होता है कि आपके कुछ जेनेटिकली ये चीज़ें भी होती हैं कि आपके मतलब मौसम के हिसाब से स्किन रिएक्ट कर रही होती है, तो उसमें इट्स कम्प्लीटली नेचुरल। जो आपका सर्दियों में जिन लोगों को ख़ास तौर पे ये कंप्लेन होती है कि हम टैन हो रहे हैं, उसकी वजह ये होती है कि आप ड्राई है, आपकी यस मॉइस्चराइज नहीं आपने अच्छी की हुई है। इसके अच्छा, हाथों के कलर तो वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो देखिए आप जब एक्सपोज हो रही होती है ना बहुत ज़्यादा, जो आप हवा है उसमें आप ह्यूमिडिटी का लेवल चेक करें, नहीं है, ठीक है, वो बहुत ड्राई एयर है, तो वो क्या करेगी कि आपका मॉइस्चर उड़ा देगी, ठीक है। अब जब एक ड्राई
स्किन है वो रिंकल्ड भी नजर आएगी, वो डार्क भी नजर आएगी। और वार्म एंड कोल्ड वाटर इस पे कितना असरअंदाज करता है? देखिए इसमें टेम्परेचर डिफरेंस तो और डेंजरस हो जाता है। अच्छा। ठीक है, अब जब आपने शदीद ठंडे मौसम से आप शदीद गर्म पानी के अंदर आप आ रहे हैं तो जो बाकी आपका कुछ बचा हुआ था आपने वो भी खत्म कर दिया। तो जो हम बात लेते हैं सर्दियों में, आप उसमें देखिए, मैं अब ये तो आपको कह नहीं सकती कि आप ठंडे पानी से लें, लेकिन आप ये करें कि उसका टाइम स्पैन कम कर दें। ठीक है, टेम्परेचर को जितना आप बेरेबली लाइक थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं वो बेहतर है। नेचुरल में ले आए। हाँ, लेकिन अगर आप गर्म पानी से ही नहाते हैं तो फिर ये कि अपना एक्सपोजर टाइम कम करें। वो जो होता है ना आधा घंटे आप अब नीचे हैं गर्म पानी के, वो नहीं करें। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बेस्ट टाइम मॉइस्चराइजिंग का क्या है कि जैसे ही आप नहाकर निकले हैं आपने लाइट सा टॉवल किए, मॉइस्चराइजर उस वक्त अप्लाई करें। अच्छा। ड्राई स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाने का कोई फायदा नहीं है, आप किसी को गिफ्ट कर दें बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, इट्स यूजलेस। आपने जब भी मॉइस्चराइजर लगाना है डैम्प स्किन पे लगाना है। आप थोड़ा सा हल्का सा अपने आप को गीला रहने दें। अब आप जैसे ही नहा के निकले दैट इज द बेस्ट टाइम। आप सिर्फ एक हफ्ते ये प्रैक्टिस करके देखें कि व्हेनेवर यू आर वॉशिंग योर फेस, व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ बाथ, आप उसके बाद मॉइस्चराइज करके देखें, आपके हर चीज़ का टेक्सचर बदल जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्शन बदल जाएगा। अच्छा, जैसे कि अब सख्त सर्दी है तो उसमें सुबह में जब आप उठते हैं तो आपको गर्म पानी से मुंह धोना चाहिए या यख ठंडे पानी से? गर्म पानी से डेफिनेटली मैं मना नहीं कर रही, लेकिन अब आप गर्म पानी से 10 मिनट तो मुंह ना धोए ना। ठीक है, आपने ठीक है आप नीम गर्म पानी से धो लें, बहुत बिल्कुल आप जिसे कहते हैं स्टीमिंग वाटर से नहीं आप धोएं। और यख ठंडे पानी से धो सकते हैं। एक और कॉलर हैं जी हमारे साथ। आप धो सकते हैं, वो अच्छा है कि पोर्स आपके टाइट करेगा। ठीक, गुलाम दस्तगीर साहब हैं लाहौर से। कैसे हैं गुलाम? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मेरे नाक पे और माथे पे ब्लैक कलर के निशान पड़ गए हुए जेल में। वो काफी मतलब मैं क्रीमें भी यूज की हैं मैंने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब आपको सवाल करना हो भी जाती तो दोबारा मुझे इतना क्लियर नोज पे और फोरहेड पे कुछ पिगमेंटेशन हो गई है ब्लैक। इनका काम की नौयत क्या है? आप काम को क्या करते हैं और कितने घंटे करते हैं? जी मैं शॉपकीपर हूँ। सिक्योरिटी शॉपकीपर है जी। शॉपकीपर, ठीक शॉपकीपर है। ठीक है गुलाम दस्तगीर, सुनिए आपको हल बताते हैं डॉक्टर साहब से। अच्छा, अब उन्होंने या तो अपनी शॉप में से कोई ना कोई क्रीम इस्तेमाल कर ली और उसको धूप में एक्सपोज होंगे। कह रहे हैं काफी क्रीमें मैंने ट्राई की हैं। तो वो देखिए ना। अब जब आपने सेल्फ मेडिकेशन कर ली, जब आपने काफ़ी कर ली, पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, अगर इफ अ पेशेंट इज अ डायबिटिक और वो आके अपनी बहन को कहेगी मैं ये गोली खा रही हूँ शुगर की, तुम भी खा लो, हाँ तुम भी खा लो, ये देखो बड़ी जबरदस्त है। तो अब वो जब उन्होंने ट्राई की है तो वो जो भी अवेलेबल जिसने भी कहा होगा वो इस्तेमाल की। अब उसमें आपने क्या किया है, आपने स्किन की लेयर उतार दी है। ठीक है, अब इनमें से किसी ना किसी चीज में, किसी एक प्रोडक्ट में भी अगर ऐसी चीज थी जिसने आपकी लेयर उतार दी, और उसके बाद क्योंकि बंदों में तो बिल्कुल आदत नहीं होती है सन ब्लॉक लगाने की, ठीक है, और वो आप किसी भी एक्सट्रीम वेदर को एक्सपोज हो गए, चाहे बाजफाई होता है कि लोग नॉर्दर्न एरिया चले जाते हैं और वो हाई एल्टीट्यूड होता है तो उसमें और डैमेजेस हो जाते हैं, या इवन अगर वो यहाँ पर भी उन्होंने सन ब्लॉक नहीं लगाया तो हम अब उसे ये कहते हैं कि दिस इज अ केमिकल डैमेज। ठीक है, और वो ट्रीट करना मतलब अब क्रीमों के बस की बात नहीं होती। अब आपको जाना पड़ेगा किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास। पिगमेंटेशन वैसे भी मतलब दुनिया के मुश्किल तरीन ट्रीटमेंट्स में से होता है, वो जितना सबर आजमा पेशेंट के लिए होता है हमारे लिए भी उतना ही होता है। ठीक है, तो अब यानी कि गुलाम दस्तगीर को किसी स्किन स्पेशलिस्ट को विजिट करना चाहिए। डेफिनेटली बस कर दें। तो डॉक्टर साहब ये मर्द हज़रात के लिए भी सन ब्लॉक उतना ही जरूरी है डेली रूटीन में? डेफिनेटली। अभी आपने एक चीज ये नोट नहीं की, मैंने आपसे पहले कहा आपको भी किसी खातून की फिलहाल कॉल आई? हाँ जी। ठीक है, तो अब ज्यादा जो बंदे कंसर्न है, उनकी स्किन खराब हो रही है। हाँ, स्किन खराब हो रही है। और दूसरा ये कि पहले एक वक्त था जिस वक्त जो है ना वो कहते थे मर्द की तनख्वाह देखी जाती है, उसकी शक्ल नहीं देखी जाती। अब देखी जाती है। अब देखी जाती है जी, क्यों नहीं देखी जाती? अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये कि जैसे हाइलोनिक एसिड और इस तरह के कुछ एसिड्स आ चुके हैं मार्केट में, कुछ कंपनीज हैं वो दे रही हैं और हर कोई दूसरे को गिफ्ट कर रहा होता है, बड़ा खुशी होती है कि जनाब BHA और AHA वाला एसिड हमें मिल गया है, और इंस्टेंट 10 मिनट्स जो हम फेशियल करते हैं इसमें से वो भी हम यूज़ करते हैं। ये कितना खतरनाक है, या कर लेना चाहिए? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाइलोनिक एसिड इज द मोस्ट सेफेस्ट। आपका जवाब लेने से पहले माजरत, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अनफाल जी। अनफाल, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका अनफाल? मेरा सवाल ये है कि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने का प्रॉब्लम है। ठीक, आपकी एज क्या है? और ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन है मेरी, 19 ईयर्स।
ओके। आप मुझे इनफाल ये बताएंगी कि आपके हार्मोन्स रेगुलर हैं, आपको कोई आइडिया, कोई चेहरे पे बाल आना या इसके अलावा आपकी बाकी सारा जो फीमेल सिस्टम है वो लाइक रेगुलर है? जी जी बिल्कुल। ठीक है। और ये एक्नी कब से है? बाल, चेहरे पे बाल हैं। चेहरे पे बाल है। अच्छा, आपने कभी कोई क्रीम लगाई है? विटामिन ई के कैप्सूल यूज किए थे। नहीं, आपने कभी कोई मिक्स क्रीम लगाई हो या कोई वैसे किसी ने कभी आपको कहा हो कि अच्छा सिर्फ ये एक क्रीम लगा ले? नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक है, इनफाल आपको सोल्यूशन बताते हैं जी, देखें आप प्रोग्राम। अच्छा, अब इसमें देखें वो दो चीज़ें बता रही हैं और दो चीज़ें ये शो कर रही हैं कि हार्मोन्स इम्बैलेंस है, चेहरे पर बाल भी हैं और एक्नी भी है, और प्लस ये कि तीसरी चीज़ जो हमें इस चीज़ को सपोर्ट करती है वो एज है। ये वो पीक एज है जिसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे होते हैं। अब इसके अंदर अगर हम खाली ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएंगे तो वो एक लंबे अरसे तक वो इस प्रॉब्लम में फंसी रहेंगी। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी ये है कि गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना वर्कअप करवाएं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चियाँ आके हमें ये कहती हैं जी हमारा बाकी सारा सिस्टम तो रेगुलर है, उसमें हमें कोई इशू नहीं है, हमें मंथली कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। दैट इज़ वन ऑफ द साइन, दैट इज़ नॉट द ओनली साइन। ठीक है, उनके रेगुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपके चेहरे पे बाल आ रहे हैं, एक्नी आ रही है, ठीक है, इनके 2-3 साइंस का होना भी ये शो कर रहा है कि आपके हार्मोन का इम्बैलेंस चल रहा है। ठीक है, उसमें अब आपको ज़रूरत ये है कि प्लस तो आप एक तो वर्कअप करवाएंगे, प्लस आपको ओरल मेडिकेशन की ज़रूरत है और वो डॉक्टर से है। ठीक है, तो और वो आपको आम तौर पे एक लंबे अरसे के लिए खानी पड़ती है। ठीक है अनफाल, अब आप डॉक्टर के पास जाएं, आप चेकअप करवाएं तो आपको आपके मसाइल के बारे में बता दिया जाएगा। वैसे भी आपकी जो है वो कुछ ऐसी है तो इसमें थोड़ा वेट भी कर सकती हैं, वैसे 1-2 साल तो बेहतर है। नहीं, क्योंकि वेट के साथ प्रॉब्लम ये होगा कि एक्नी जितनी ज्यादा बढ़ेगी वो मांस उतना छोड़ेगी और स्कार को फिर ट्रीट करना उतना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे दे। जी। हाँ जी, जो हाइलोनिक एसिड है दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट थिंग टू यूज। ठीक, और मैं बिल्कुल उसको सजेस्ट करती हूँ, कोई बिल्कुल, मैं ये आपको कह रही जो मर्जी लगाए। 30 प्लस के बाद तो जरूर लगाना चाहिए। आप इवन 15 ईयर्स पे भी लगा सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके हाइलोनिक एसिड के अंदर बेसिकली क्या है कि वो आपकी स्किन को प्लम करेगा, वो मॉइस्चराइज करेगा। तो उसको कैसे लगाना मॉइस्चराइजर वो भी आपने डैम्प स्किन पे लगाना है। आप दिन में 2 से 3 बार उसको लगा सकते हैं, प्लस आप मेकअप के नीचे लगा सकते हैं और आप सन ब्लॉक के नीचे लगा सकते हैं। खवातीन मर्द सब लगा सकते हैं। उसमें अगर आप 10 दफा भी दिन में लगा लेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, नादिया बीबी अटक से। अस्सलाम वालेकुम नादिया साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए क्या सवाल है आपका? जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप दोनों की। बहुत शुक्रिया नादिया। जी मैंने छाइयों के बारे में पूछना था। 1 महीना हो गया, पहले गाल पे दाने निकले थे छालों की तरह, छाइयां बन गई उधर। ठीक है, और चेहरे पे बहुत निशान। आपकी एज क्या है? मेरी एज 23 साल है। असली वाली? जी असली वाली 23 साल है या छुपा रही है? नहीं असली वाली। शादीशुदा है? आप मैरिड है? नहीं। चलें ठीक है जी। अच्छा मैंने जी कहिए नादिया। विटामिन सी सीरम जो होता है जी, वो किस तरह मुंह पे लगाना चाहिए और किस वक्त लगाना चाहिए? ठीक है, आप भी बता देती हैं आपको। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक तो ये क्योंकि ज़ाहिर मौसम ये जिस जगह पे रह रही है ये बड़ा ये मैटर कर रहा होता है, तो वहाँ पे भी ज़ाहिर है ड्राई वेदर है और हाई एल्टीट्यूड्स हैं, तो ये चीज़ें हम इस चीज़ को माइनस करते हुए कि उन्होंने कुछ और लगाया हो, क्योंकि दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। तो आपके वेदर बहुत मैटर कर रहे होते हैं, प्लस ये कि अगर आप सन ब्लॉक नहीं इस्तेमाल कर रहे, और दूसरा ये है कि आमतौर पे बहुत ज़्यादा धूप के अंदर अगर आपका एक्सपोजर, क्योंकि अगर खुले घर हैं ठीक है, तो आपका आमतौर पे वो क्योंकि डायरेक्ट धूप पड़ रही है। अच्छा, उसमें सन ब्लॉक आप एवरी 3 to 4 आवर्स रिपीट करेंगे। विटामिन सी ये बिल्कुल लगा सकती हैं और विटामिन सी का बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप विटामिन सी जब भी स्टार्ट करेंगी आप कम स्ट्रेंथ से स्टार्ट करेंगे। सही, ठीक है, 10% से ऊपर आप स्टार्ट नहीं करेंगे। और उसमें आप दिन के टाइम और रात के टाइम दोनों टाइम लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप सन ब्लॉक विटामिन सी लगाएं तो सन ब्लॉक इज़ अ मस्ट।
अगर आप सन ब्लॉक की आदत नहीं बना सकते हैं तो विटामिन सी को छोड़ दें, क्योंकि इट्स एसिड, वो आपको और डैमेज करेगा। ठीक है, तो आपने विटामिन सी यूज करना तो सन ब्लॉक मस्ट है। यस, और वो आपको बहुत इवन स्किन टोन देता है, आपको कोलेजन प्रोड्यूस करता है, ग्लो बहुत अच्छा देता है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से लगाते हैं और लॉन्ग टर्म में लगाते हैं, जो लोग 6-6 महीने जिनको हो चुके होते हैं उनकी स्किन बताती है कि यहाँ पे विटामिन सी लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, टेक्निकल सवाल काफी पूछे शायद बानों ने, इंक्लूडिंग इंग्रेडिएंट्स, वो चूंकि खवातीन को ज्यादा पता होता है। मेरा एक बुनियादी सा सवाल है और वो ये है कि हेल्दी स्किन के भी कुछ बता दें सिम्टम्स, या सिम्टम्स तो नहीं, कि हेल्दी स्किन क्या होती है, और अगर है तो फिर छेड़खानी ना की जाए, उससे ये भी पता होना बड़ा जरूरी है ना हम लोग, क्योंकि नाशुक्र रहते हैं। रखने के लिए क्या करना? हाँ जी, देखिए हेल्दी स्किन के साइंस ये है कि आपकी स्किन इवन टोन है, ठीक है, ओपन पोर्स नहीं है, ठीक है। ये दो चीजें ये बता रही हैं कि मतलब आपका सब कुछ ठीक है, या कोई मार्क्स अगर आपको नजर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है इट्स फाइन। आप अभी तक अगर फर्ज करें कि आप ब्लेस्ड हैं, कि आपके जेनेटिक्स में अच्छा आ रहा है, या आप एक अच्छी केयर कर रहे हैं। अब उसमें आपने जो मेंटेन करनी है चीजें सिर्फ 2 करनी है, और वो यही है कि आपने मॉइस्चराइज अच्छा करना है और सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। सन ब्लॉक को आप अपनी जिंदगी में ऐसे शामिल कर लें जिस तरह पानी पीना है। आप मतलब कोई भी सन ब्लॉक यूज कर लें। नहीं, देखिए एक तो पहली बात बहुत जरूरी है कि कॉस्मेटिक बेस्ड नहीं। आपने जब भी जाना, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने कॉस्मेटिक की शॉप से सन ब्लॉक नहीं खरीदना, आपने मेडिकल स्टोर से लेना है, और जो भी लेना है वो SPF 50+ लेना है। SPF 50+, ठीक है। इससे नीचे का आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप ये जरूर देख सकते हैं कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप सीबम कंट्रोल लेंगे, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो उसमें आप नॉर्मल सन ब्लॉक ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, किश्वर बताइएगा क्या सवाल है आपका? जी, सवाल मेरा यह है कि मेरी सिस्टर है, उनकी 28 साल एज है जी, उनकी स्किन ऑयली भी है और वो मतलब गंदमी स्किन है, थोड़ा ब्लैक भी है, ठीक है। वो वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाना चाहती है, क्या मतलब वो लगवा सकती है? ठीक है, 28 साल एज है और रंग जो है वो टैन है, और वो वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाना चाहती हैं, तो क्या वो लगवा सकती हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं। अच्छा, वाइटनिंग इंजेक्शंस के साथ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मोनोपोली बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी वाइटनिंग क्रीम्स की, तो वो कुछ ऐसी चीज़ों को हवा देते हैं जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक हैं। जी ये कैंसर कॉज कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, ब्लड सेल्स आपके खराब कर या लिवर्स को आपको तबाह कर देते हैं। अच्छा, अब इसको बेसिकली हमें समझने की जरूरत ये है कि ये बेसिकली है क्या? इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, और ये आया कैसे था? ये बेसिकली इसका सबसे पहला इस्तेमाल ही कैंसर के पेशेंट में शुरू किया गया था, जिनको बेसिकली आप कैंसर के लिए ट्रीट कर रहे थे। क्योंकि जब आप कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उसकी रेडिएशंस वगैरह से बहुत ज़्यादा उनको डैमेजेस होते हैं, उनकी इम्यूनिटीज़ बहुत लो हो जाती है। तो उनकी इम्यूनिटीज़ को बूस्ट अप करने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया था। तो आप मुझे बताएं, दुनिया का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट कौन सा होता है? कैंसर पेशेंट। तो अगर आप उसको देंगे तो आप उसको ऐसी चीज़ देंगे जो कैंसर कॉज करेगी? कभी भी नहीं देंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा इसका इस्तेमाल शुरू किया गया था लिवर सिरोसिस के पेशेंट में, यानी कि जिनका जिगर खराब था, और उनकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए। तो ये लगवा सकते हैं आप? बिल्कुल लगवा सकते हैं। बेसिकली इसका साइड इफेक्ट वाइटनिंग है। मेरे पास आके लोग पूछते हैं कि जी इसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका साइड इफेक्ट वाइटनिंग है। बेसिकली इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। जब हम उसको थोड़ा हायर डोज में देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होके वो आपको वाइटनिंग या ग्लोइंग का इफेक्ट देना शुरू पूरी बॉडी का जो कलर है वो सेम होता है। यस, और ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि जो आपके पास जो लगाने वाला डॉक्टर है उसको ये पता होना चाहिए कि इसकी कैलकुलेशन क्या है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात की आपने, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर अरीज हमारे साथ मौजूद थी और बड़ा ज़बरदस्त ये सेगमेंट रहा। बड़े सवाल आते हैं लेकिन चूंकि वक्त कम है कि आप लगवा सकती हैं, लेकिन आपको ये रिसर्च खुद से करनी है कि आपने किससे लगवाना है। किसी क्वैक के पास आपने नहीं चले जाना कि वो बिल्कुल ही आपकी तबीयत खराब कर दे और आप सेहत खराब करके घर बैठ जाएं। तो आप लगवा सकती हैं, सेफेस्ट है ये। बिल्कुल। और व्यूअर्स यहाँ पे ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूवर्स, और बात करते हैं पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। तो बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि जी मल्टीनेशनल स्ट्रीमिंग वेबसाइट अमेज़न प्राइम पर पहली पाकिस्तानी वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है। और इस वेब सीरीज में वडेरा सिस्टम और इससे पैदा होने वाले जो मुआशरती मसाइल हैं उनको मौजू बनाया गया है।
रानी कोट के नाम से ये वेब सीरीज आ रही है जी, और बड़ी अच्छी तरीके से इसको फिल्माया गया है। बड़ी डिफरेंट है ये, रानी कोट की है और रानी कोट में ही इन्होंने फिल्माई है, ये बड़ी डिफरेंट बात है। और दूसरा वडेरा सिस्टम के बारे में, ये लड़की है एक और ये ईरान जंग करती है या बगावत करती है। तो खैर हमारे साथ इस वेब सीरीज के कास्ट मौजूद है, उनसे बात करें। ये वेब सीरीज जो है वो लाइव आपको देख सकते हैं वहाँ पर जाके, इस वक्त अमेज़ॉन प्राइम पर मौजूद है और एंजॉय कर सकते हैं इसको। स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है। तो वेब सीरीज के म्यूजिक डायरेक्टर मुबशिर पब्बी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीम लीड शाहिद योगी और हीरोइन है फिजा मलिक साहिबा। आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान पे। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुबशिर पब्बी साहब आपसे स्टार्ट करते हैं बात करना। म्यूजिक जो है वो किसी भी वेब सीरीज या मूवी की बैकबोन होती है, जान होती है, तो बड़ा एंजॉय करते हैं। तो बताएं सर अपना सफर, अपना जर्नी। ऐसा ये है कि रानी कोट जो था मेरे लिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक वेब सीरीज़ है और चैलेंज था मेरे लिए। अच्छा। तो जब इन्होंने मुझसे रब्ता किया तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार रानी कोट का म्यूज़िक करना है, तो आपको काशिफ से मिलवाते हैं, काशिफ रिजवी साहब से। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे जब इन्होंने मिलवाया तो उन्होंने मुझे वन लाइन दिखाई और इसका टीज़र जो दिखाया है उन्होंने देख लो यार, म्यूज़िक इसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चाहिए। तो क्योंकि इससे पहले बहुत पहले एक ड्रामा था दश्त, सही, उसको इसका म्यूजिक डायरेक्टर जो थे वो हमारे बड़े अच्छे थे, नाशाद साहब, वाजिद अली नाशाद, वो मैंने किया हुआ था। वो मेरा बहुत पहला। तो ये आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इसका तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा मुझे रानी कोट का। तो इन्होंने जब मुझे कहा कि यार ये इसका म्यूजिक बनाओ, तो मैंने कहा यार म्यूजिक बनाऊं, पसंद आए या ना आए, तो मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ जो इनको पसंद आए ही आए। वाह वाह वाह, क्या बात। ठीक है। तो फिर मैंने कुछ लाइनें लिखी, वो ये थी कि थर की बोली सुन ले सुखिया, वाह, यहाँ बूंद बूंद को तरसे अखियां छम छम बरस। हाय वाह वाह, जबरदस्त, क्या वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला सॉन्ग है। हमारी इसमें जो हीरोइन का किरदार निभा रही हैं वो आप हैं फिजा मलिक साहिबा, तो जो विलन का किरदार निभा रहे हैं वो आप हैं जबरदस्त शाहिद योगी साहब। बिल्कुल ठीक है। तो फिजा, ओवरऑल ये आपका पहला प्रोजेक्ट है और कितना मुश्किल था या कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? ये मेरा फर्स्ट लीडिंग प्रोजेक्ट है और इसको प्रोड्यूस किया है गुड इवनिंग फिल्म्स, डॉक्टर इबाद बेग और विक्रम सिंह ने, और इसके राइटर हैं इकबाल रिजवी और डायरेक्टर हैं काशिफ रिजवी। और ये मेरे लिए चैलेंजिंग बहुत था क्योंकि हम रूटीन के प्रोजेक्ट्स करते हैं, लाहौर में किया, कराची में किया, तो वो इजी होता है। ये जो लोकेशंस थी इसकी वो बहुत डिफिकल्ट था, उधर डेजर्ट में जाके शूट करना, और वो ज़बान भी डिफरेंट है, जैसे हमने देखा। आपने कहा वो मेरा शौहर, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा साई है। ये कितना मुश्किल था उनके एक्सेंट में? ये हमने इस तरह किया था कि हम लोग 15 डेज पहले वहाँ पे गए थे, वहाँ पे लोगों को उनकी, हाँ जी, उनकी जो वहाँ की औरतें थी उनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया था और उनकी लैंग्वेज जो है उसको हमने पूरा देखा था, वो कैसे, उनका क्या मैनरिज्म में क्या है, और फिर हमने अडॉप्ट किया था। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था लेकिन एक एडवेंचर भी था बहुत। क्या बात है। तो लग रहा है अभी के छा जाएंगे आप। छा गए हैं, कोई शक नहीं, छा गए हैं। अमेज़न प्राइम पे पाकिस्तानी फर्स्ट सीजन है, वेब सीरीज है, तो छा तो गए जी हम लोग। शायद योगी साहब, यू आर यंग, और जब बंदा यंग जवान होता है तो वो तो हीरो बनना चाहता है ना, लेकिन ये वडेरे बने हैं ना, वडेरे बने हैं, वडेरा विलन। हाँ, तकरीबन ऐसा ही कह सकते हैं। नहीं, लेकिन इसमें मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि मैं वडेरा वहाँ पे जो मौजूद है मैं उसका ही भतीजा हूँ। वहाँ पर वडेरा इज़म में भी आपस में जंग होती है कि वो वडेरा छोटा है, ये बड़ा है। अच्छा। तो जो वहाँ पे वडेरा है उसका मैं भतीजा बना हुआ। आपकी पर्सनालिटी पे भी ये बड़ा सूट करता है, अभी भी ऐसा लग रहा है। तो वहाँ पे उसने मुझे वापस प्लेस किया था। यहाँ से जर्नी हमारी वेब सीरीज की स्टार्ट होती है। 3 अलग अलग क्लासेस की लड़कियां हैं जिनके ऊपर ये सारी स्टोरी है। एक बिल्कुल जो वडेराइज्म की, मतलब एक की वाइफ है वडेरे की, और एक की बहन लगती है वडेराइज्म की लड़की। दूसरी उसी इलाके की बिल्कुल जो लो क्लास फैमिली है,
फिजा ने करेक्टर उसका किया। थर्ड जो मैं हम लोग लाहौर से मॉडर्न क्लास की जो लड़की है, हम देखते हैं ट्रेलर में, तीनों लड़कियों की इसमें कहानी है कि तीनों लड़कियां उस सिचुएशन को कैसे कैसे टैकल करती हैं और क्या क्या उनको मसाइल पेश आते हैं वहाँ पर। हमने मसाइल से याद आया कि कुछ हमें ये भी पता चला कि वहाँ पर आपके ऊपर असली वडेरों ने भी कोई धावा बोला। बिल्कुल ऐसा ही, मैं आपको बताता हूँ कि हमने जब हम लोग पहुंचे थे लोकेशन पे तो हमने स्टोरी सारी, हमने पहले दिन जो शूट किया, हमारा जो एक्शन सीक्वेंस था, तो हम लोग शाम हुई, हम लोग अपना हैंग आउट करने के लिए म्यूजिक बॉन फायर, क्योंकि हमने नवंबर दिसंबर में हमने शूट किया था, यही दिन थे। हाँ, तो हमने इतनी ठंड थी, रात को हम लोग बॉन फायर करके अपना खाना खाने लगे थे, साथ अपना वो जो म्यूजिक वगैरह हमने वो स्टार्ट किया। तो वहाँ पर एक्चुअली जो वहाँ के मुकामी वडेरे थे उन्होंने हम पर अटैक कर दिया था। अच्छा। हमारे 3 से 4 लोग उसमें जख्मी हुए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ से अभी के अभी निकलो। हम लोग मतलब अगर भागते, हम लोग रात का टाइम था और हम सब एक रूम में, सारी लड़कियां बंद थी क्योंकि बाहर पता नहीं क्या हो रहा था और हमें था कि पता नहीं हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। 2 लोग हमारे गेट पे पहरा दे रहे थे। हमने सिक्योरिटी वगैरह कोई इंतजाम नहीं किया गया? सिक्योरिटी थी डेफिनेटली, हमारे कोऑर्डिनेटर्स वगैरह थे, लेकिन कोऑर्डिनेटर्स ने उन वडेरों को नॉलेज में नहीं लेके आए हुए थे। तो उन्होंने एकदम से कि हमारे गांव में ये कौन लोग आ गए, ये कौन से, क्योंकि वहाँ पे सारी जो कम्युनिटी वो हिंदू है, मुस्लिम के बीच में तो रहते, चलो समझा देते थे, लेकिन हिंदू कम्युनिटी है वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो शायद ये टॉपिक कैसे सेलेक्ट किया गया कि इस मौजू के ऊपर कोई वेब सीरीज बनाई जानी चाहिए, और वो भी रानी कोट? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जितना भी देखा है, थर के इलाकों में वडेराइज्म बहुत हाइप लेता है, ठीक है। किसी भी घर की लड़की उठा ली, उसको रेप कर दिया, उसके साथ मतलब कत्ल कर दिया, कुछ भी कर दिया, इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई जाती, ठीक है। बिल्कुल नेचुरल स्टोरी, ओरिजिनल स्टोरी को ही हमने ड्रामेटाइज करके तो अमेज़ॉन प्राइम पे हमने ऑनर किया। ये पाकिस्तान का, हमारे लिए तो फख्र की बात है ही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है कि ये अमेज़ॉन प्राइम पे पाकिस्तान के लिए प्राउड मोमेंट है, मतलब प्रोजेक्ट है जो अमेज़ॉन प्राइम पे ऑनर है। वैसे हमने ट्रेलर में भी देखा है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी है ये मूवी। तो ये वेब सीरीज तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए जब आपने सुना पहली दफा जो किरदार आपने निभाना है? चैलेंजिंग तो था, बट ये था कि इसमें ये नहीं था कि लड़की पे जुल्म हो रहा है और बस होता जा रहा है और वो बर्दाश्त कर रही है। उसकी भी एक लिमिट आती है जब वो है स्ट्रांग वो, बट उसको अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो उधर ही रही हुई है, उसको नहीं पता कि बाहर क्या है क्या नहीं है। बट जितना उससे होता है वो वडेरा जितने भी होते हैं जबरदस्त। इसमें एक बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया आप लोगों की जानिब से। एक तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और दूसरों को राह दिखाई है कि आप लोग भी काम करें और आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आप लोग पायनियर्स में शामिल हैं तो आप लोगों का नाम हमेशा ही सामने रहेगा। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं आपके लिए कि आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स भी बनाए इस तरह से। और हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट बिल्कुल आ रहा है और हम इंशाल्लाह उसको नेटफ्लिक्स के लिए टारगेट कर रहे हैं। सीजन 1 है और सीजन 2 भी आएगा, ये मैं आपको बता दूं। आएगा, 3rd भी आएगा और हमारा जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या बात है, रेड बी के नाम से है। अच्छा, वो भी सीरीज है। हमारी ट्राई है कि वो इंशाल्लाह नेटफ्लिक्स पे आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आप तीनों का, आपने वक्त दिया और बहुत जबरदस्त। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो जनाब अब वक्त हो गया हमारे सबके फेवरेट सेगमेंट का। सुनो, हमारी जान है पाकिस्तान। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कोयटा से 90 किलोमीटर दूर पहाड़ों में वाक़या एक खूबसूरत और पुरफज़ा सियाहती मकाम पीर गायब। बलूचिस्तान अपने महल वकू और खूबसूरत कुदरती मनाजिर के एतबार से खुसूसी अहमियत का हामिल है। बोलान के इलाके में वाक़े पीर गायब भी इसी सूबे की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा है। वादी बोलान का ये पुरफज़ा सयाहती मकाम पीर गायब कोयटा से 90 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ी सिलसिले में वाक़े है। यहाँ पर जा बजा छोटी बड़ी आबशारों से मुज़य्यन चश्मे हैं।
जिनका पानी गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। दिलकशी में अपनी मिसाल आप, ये इलाका सयाहों के लिए बड़ी कशिश रखता है। इंसान यहाँ के दिलफरेब माहौल में आकर कुदरत की रानाइयों में खोकर रह जाता है। यहाँ आने के लिए कोयटा सिब्बी रोड से जीप लेना पड़ती है। खजूर के दरख्तों और जड़ी बूटियों से आबाद इस सरजमीन पर पीर गायब के मकाम पर पानी का एक कुदरती चश्मा बरसों से जारी है, जिसके बारे में रिवायत है कि किसी ज़माने में पानी की किल्लत के बायस यहाँ के बाशिंदे हिजरत पर मजबूर हो गए, तो इसी दौरान एक नेक बुजुर्ग तशरीफ लाए। मकामी बाशिंदों ने उनसे पानी की किल्लत का जिक्र किया तो बुजुर्ग ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और पहाड़ से पानी का चश्मा फूट पड़ा, जो आज तक रवां दवा है। बुजुर्ग का मज़ार भी इस चश्मे के करीब ही मौजूद है। पीर गायब की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है और अब इसकी तज़ीन व आराइश के बाद इसे सयाहत के लिए मज़ीद बेहतर बना दिया गया है। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत और नाम भी बड़ा ज़बरदस्त रखा है, पीर गायब। और स्टोरी जो है वो आपने सुनी कि एक बुजुर्ग की दुआ से ये चश्मा फूटा था और अभी तक ये कायम है और कितने साल हो चुके हैं इस बात को बीते हुए। तो पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की खूबसूरती की बात करें तो अजीम पहाड़ हैं, दरिया हैं, खेत और गलियान है, जहाँ पर भी जाएं खूबसूरती की इंतहा है। अगर आप यहाँ पर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह चारों मौसम पाए जाते हैं। अगर आप कोई भी मौसम एंजॉय करना चाहते हैं तो डिफरेंट हर नेमत से नवाजा है अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को। और यहाँ पर अगेन वही बात है कि इतनी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अच्छा, एक तो ये पुरफज़ा मकामात है ना, जिनके विजुअल्स भी हम अपने व्यूवर्स को दिखा रहे हैं। इसके अलावा विद इन सिटी भी जो लाइफ है वो भी अमेजिंग है। बिल्कुल हर शहर की एक अपनी वाइब है। अभी जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाए जा रहे हैं, दिल करता है उड़ के यहाँ पर चले जाएं। बेशक के सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन देख के बहुत खूबसूरत। ये भी शहर बानो बस कह ही रही है उड़ के यहाँ चले जाएं। अभी हल्की सी ठंड पड़नी है यहाँ पे, तो सबसे पहले यही भागेंगी। और ये माइनस में टेम्परेचर अभी पड़ तो रही है इतनी ज्यादा ठंड, इससे ज्यादा क्या पड़नी है। तो ये बड़े फैसिनेटिंग लगते हैं और जिस तरह से वो खूबसूरती है और ऐसा लगता है बादलों पर आप सफ़र कर रहे हैं। बादल बिल्कुल नीचे आ जाते हैं और खूबसूरत है। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, इसकी कदर करें, इसे प्यार करें, इसको साफ रखें। ग्रीनरी की बात की जाए तो बेइंतहा। अच्छा, मेरा मैसेज तो उन खवातीन हज़रात के लिए कि जो लोग अपने ट्रिप प्लान करते हैं, मैं हमेशा उन्हीं को एड्रेस करता हूँ। और वो ये कि मैं हमेशा से शहरबानों अपने फ्रेंड्स में भी ये बात करता हूँ कि वो तमाम लोग कि जो बैरून मुल्क का ट्रिप प्लान करते हैं, सबसे पहले अपने मुल्क को एक्सप्लोर करें। और हमारे इस सेगमेंट का मकसद भी बुनियादी तौर पर यही है कि हम वो मकामात लेकर आएँ, वो मकामात अपने स्क्रीन के जरिए, इस प्रोग्राम के, इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ कि जिनको अभी तक ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। और वहाँ पर जाएं, यहाँ के ट्रिप प्लान्स करें। यहाँ पर भी कैंपिंग्स की जा सकती हैं, यहाँ पर भी फैमिली के साथ दिन गुजारा जा सकता है। पहले इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, उसके बाद आप बैरून मुल्क जाएं, फिर आप सही मानों में डिसाइड कर पाएंगे कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत से आपको नवाजा। आजकल तो पता है एक बड़ी टर्म यूज होती है, ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग अगर स्टार्ट करना है तो अपने मुल्क से करें, अपने मुल्क की खूबसूरती से करें, उसके बाद फिर दुनिया घूमें फिरें। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने कितनी खूबसूरत है इस पूरी दुनिया को, कायनात को। और हमारे एक और छोटा सा हमारे सेगमेंट का एक मकसद ये भी होता है कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो भी देखें कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको किस तरीके से आप सही तरह से इस्तेमाल करें तो अपने रेवेन्यू कितना बढ़ा सकते हैं। तो आज के एपिसोड से मुझे और शहरबानों को आप इजाज़त दें जी। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे नए मौज़ूआत को लेकर, नई गेस्ट लाइन को लेकर। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।